नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। अगले कुछ दिनों तक आप सियासी गांव में बहुत हलचल देखेंगे। वो गांव सियासी हो या हम कहें कि कोई भी गांव हो झारखंड में, अगर आप हैं तो गांव में बहुत कुछ आपको बहुत गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और वो गतिविधियां क्या होंगी? आ, वो सियासी गतिविधियां होंगी। आज चुनाव में क्या कुछ होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। विस्तार से मदन हम लोगों को बताएंगे। तो मदन इस गांव को पूरा एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है कि खटिया छोड़ने के मूड में नहीं है। तो फिलहाल हम लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं, इस खटिया पर ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि खटिया पर एक बार और सियासी रूप में चर्चा हुई थी और तब कुछ लोग खटिया लेकर भाग गए थे, लेकिन फिलहाल ये खटिया बहुत सुरक्षित है और यहाँ पे पूरी चौकसी है, इसलिए इस खटिया को लेकर कोई नहीं भाग सकता है। तो मदन, ये जो पंचायत चुनाव है, इससे गांव में सरगर्मियां बढ़ेंगी। तो पहले तो ये देख लेना ज़रूरी है कि ये जो अपना ये जो चुनाव है वो संवेदनशील कितना है, यहाँ चुनाव कराना सुरक्षा के लिहाज से कितना मुश्किल है और किस तरह से तैयारी की जाएगी कि बहुत सुरक्षित चुनाव हो सके। तो पहले तो ये है, ये आपको बता दें कि चूंकि आप झारखंड में हैं तो जो ग्रामीण इलाके हैं वो डिस्टर्ब हैं, वो नक्सली इलाके जो हैं वो चिन्हित हैं और इसलिए उन्हें संवेदनशील या अति संवेदनशील के रूप में बांटा गया है। तो पंचायत चुनाव में ये जो सरगर्मियां होंगी वो सुरक्षित कितनी होंगी, ये जानना ज़रूरी है। तो मदन बताएं, कितनी कितनी इस तरह से बूथ हैं हमारे पास? सबसे पहले तो हम आपको ये चर्चा जब शुरू हुई है पंचायत चुनाव की, तो गांव में जब इस तरह के खाट होते हैं और चुनावी माहौल हो तो जो आदमी एक बार जगह पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है, वो चिपके रहता है और तरह तरह की बातें होती है। आज किसका प्रचार ज्यादा हुआ, किसके पक्ष में लोग ज्यादा हुआ, किसको चुनना है, तमाम तरह की बातें लोग खाट पर बैठकर कर लेते हैं। लेकिन अब चर्चा हम लोग इस पूरे चुनाव पर करेंगे। तो 4 चरणों में ये चुनाव होने हैं और बैलेट पेपर के द्वारा ये चुनाव होगा। तो इसलिए खास भी होगा क्योंकि पहले के जमाने में जब हम लोग बच्चे थे तो देखते थे कि बॉक्स लेकर भाग गया, सुनने में आता था। लेकिन हालांकि हम सब ये दुआ करेंगे कि वो नज़ारा दोबारा देखने को ना मिले। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ी व्यवस्था ज्यादा सुदृढ़ होती है तो ये उम्मीद नहीं की जाए, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग देखते थे उसको हम साझा कर रहे हैं कि अक्सर लोग इसमें ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब ईवीएम ने चुनाव के तरीकों को बदला, सुरक्षा लोगों को ज्यादा भरोसा दिलाया। तो अब लेकिन फिर ये पंचायत चुनाव बैलेट के द्वारा ही हो रहा है। तो पहला चरण जो है वो 14 मई को होगा, फिर दूसरा 19 मई को, तीसरा 24 मई को और चौथा चरण जो है वो 27 मई को होगा। लेकिन चुनौती है राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कैसे हो, क्योंकि झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो अगर हम विस्तार से उसको देखें तो तकरीबन 17,698 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं। संवेदनशील बूथों की अगर हम बात करें तो 22,961 बूथ जो है वो संवेदनशील है और सामान्य बूथ की अगर हम बात करें तो वो 12,821। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 जिलों के इस राज्य में 12,821 बूथ ही जो है वो सामान्य है। तो अब संवेदनशील और अति संवेदनशील पर चुनाव कराना तो थोड़ा प्रशासन के लिए चुनौती होती है, लेकिन पूरी मुकम्मल व्यवस्था जो बातें सामने आ रही है, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो दावा किया है उसके हिसाब से सब कुछ सुदृढ़ तरीके से कराया जाएगा। कहीं भी किसी तरह की परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, इस चुनाव को फिर समझेंगे, इस तरह से समझेंगे कि ये एक तो ये जान लेना जरूरी था कि ये कितनी बड़ी चुनौती है, ये समझ लेना जरूरी था। अब हम ये जानेंगे कि किस किस तरह से ये चुनाव होगा। जैसे कि मदन ने बताया कि बैलेट पेपर के जरिए ये चुनाव होना है और इसमें दलगत बातें तो नहीं होंगी, मेरे ख्याल से दलों में तो बांटकर बातें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए इसी चीज की लड़ाई है। स्पष्ट तौर पे अगर दलीय आधार पर चुनाव होते तो तमाम राजनीतिक दल खुलकर सामने आते और वो अपने अपने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करते।
लेकिन अभी जो झारखंड में आपको परिस्थितियां दिख रही है वो परोक्ष रूप से ज्यादा भागीदारी अपनी हो, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपना प्रयास कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 4 दिनों से राज्य निर्वाचन के आयोग के कार्यालय में जो है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का जाना आना शुरू हो चुका है। चलिए, ये बड़ा बड़ा दिलचस्प है। हालांकि इसके वैलिड पॉइंट कितने हैं और नहीं है तो बात की बात है, लेकिन अगर दलीय चुनाव नहीं है और दलगत स्थिति नहीं है चुनाव में, तो ये जानना जरूरी है कि आखिर दल निर्वाचन आयोग में अपनी शिकायत लेकर क्यों जा रहे हैं। ये कैंडिडेट को जाना चाहिए, कैंडिडेट के चुनाव पर इसका असर पड़ना चाहिए। तो दल किस कारण से और निर्वाचन आयोग दलों को एंटरटेन क्यों कर रहा है? चूंकि दल इसमें अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनकी कोई भूमिका इसमें है नहीं, जो सीधे तौर पे है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट ये बात कहे और इस पर मंथन होना चाहिए, अगर ये कोई कैंडिडेट कहे कि हाँ फला मंत्री के आने से या फला, वो चाहे स्टेट का मंत्री हो या केंद्र का मंत्री हो, चुनाव प्रभावित होता है उसका, किसी दल के समर्थन में कोई मंत्री बयान दे दे किसी व्यक्ति के समर्थन में, तो ये माना जा सकता है कि ये निर्वाचन में हस्तक्षेप है। फिर दल किस वजह से पहुंच रहे हैं निर्वाचन आयोग? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो सभी समझते हैं कि जो भी राजनीतिक दल है वो किसी न किसी लोगों से जुड़ा रहता है और मास को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। जो मुखिया है या जो आम आदमी है वो किसी न किसी का सपोर्ट करता है। तो इस आधार पर, संवैधानिक तौर पर नहीं बल्कि इसी को आधार मानकर वो शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग। और जो बातें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा झारखंड में होने जा रहा है और जिससे कि पंचायत चुनाव पर असर पड़ेगा, चुनाव को प्रभावित करेंगे। हालांकि राज्य निर्वाचन के आयोग की तरफ से एक स्पष्ट निर्देश आ चुका है कि इसमें रोका नहीं जा सकता है केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को। सरकारी कार्यक्रम में वो आकर शामिल हो सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से भी यही आरोप आया है कि जब केंद्रीय मंत्रियों का दौरा नहीं हो सकता है तो झारखंड सरकार के मंत्रियों का दौरा भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी अगर जाएंगे तो सरकारी अधिकारी के साथ बैठक करेंगे, सरकारी योजनाओं की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से विरोध कैसे जता सकते हैं? सरकार इस पर आपत्ति कर सकती है, राज्य सरकार आपत्ति कर सकती है कि साहब जो उस तक की दलगत आधार पर यहाँ चुनाव ना हो। अगर ये दलीय आधार पर नहीं हो रहा है तो फिर दल की भूमिका कहाँ है? इस पर एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। आप अगली बार जब भी वहां होंगे तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। बिल्कुल, अब हमारी भी ये जिज्ञासा बढ़ चुकी है कि हम आयोग से इस चीज पर एक जवाब लें कि आखिर जो लोग शिकायत करने पहुंच रहे हैं वो किस आधार पर शिकायत कर रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल बना करके आए हैं, बीजेपी वाले अगर जाते हैं कि हम एक प्रतिनिधि मंडल बना कर आए, तो वो जो शिकायत कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, तो अब ये इसकी जानकारी हम लेंगे। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक परिदृश्य है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, सामने वाले गलत कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी के जब प्रतिनिधि मंडल पहुंचे तो वो सरकार के एक फैसले को लेकर पहुंचे थे कि 32 जो बीडीओ थे उनका तबादला किया गया। तो उनका आरोप है कि जब आचार संहिता की बात की जा रही है तो ऐसे में अब सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पदाधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके। तो अब इस पर हालांकि अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं आया है, लेकिन शिकायतें दर्ज हुई है, अब उनके संज्ञान में है। फैसला क्या आता है इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय बनकर इस पंचायत चुनाव में सामने आया है वो है पिछड़ों का आरक्षण। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गेंद अब इनके पाले में है। सरकार जो लंबे समय से बातचीत के लिहाज से हम सोचें, क्या आपको लगता है कि मुखिया चुनाव में आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे जो हैं ये सब कुछ मैटर कर पाएगा, आपको लगता है? या फिर जो मुखिया के चुनाव में वो लोकल, बिल्कुल बहुत लोकलाइज, चूंकि
मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की अंतिम सीढ़ी का चुनाव है, हम कह सकते हैं। ग्राम सभा तक पहुंचना है सभी चीज़ों को। तो क्या इस आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या जो बहुत बड़े मुद्दे हैं वो इस चुनाव में कुछ असर डाल पाएगा? देखिए, एक चीज तो अब समझना होगा कि पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, लोग डिबेट करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि यहाँ मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन अब गांव के लोग भी हर चीज को समझते हैं। तो जरूर व्यक्ति विशेष भी हो जाता है कहीं कहीं कि कुछ सीटों पर अरे फलाना आदमी खड़ा है तो उनको वोट दिया जाए, ये एक आधार बनता है। लेकिन अगर आप देखें तो विषय इसलिए ये गंभीर और बड़ा बनाने में विपक्ष जुटा हुआ है क्योंकि आबादी ज्यादा है और अब हर गांव तक सबकी पहुंच है। तो वो इसको एक विषय बनाना चाहता है, एक मुद्दा बनाना चाहता है कि सरकार जो है वो एक बड़ी आबादी को जो इग्नोर किया है, इसी को तुल देने में जुटा हुआ है विपक्ष। और सत्ताधारी दल जो है इसी को कंट्रोल करने में जुटा है कि नहीं, हमने इच्छा जताया था लेकिन जल्दबाजी कुछ ऐसे हुए हैं जिस वजह से हम फिलहाल आरक्षण नहीं दे पाए, लेकिन हम आरक्षण देंगे। अब चलिए, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होगा, लेकिन एक बात हमारी सलाह अगर आप सब माने, अगर आप गांव में देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, तो ये याद रखिएगा कि अल्टीमेटली सड़क आप तक पहुंची या नहीं, पानी पहुंचा या नहीं, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर आपको चर्चा करनी चाहिए, अपने मुखिया से बात करनी चाहिए या जो भी पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधि आपसे मिलेंगे उनसे आपको बातचीत करनी चाहिए। आंकड़े और क्या क्या हैं, जो कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से चुनाव होंगे, इस पर मदन कुछ बताएंगे। बिल्कुल, देखिए ये त्रिस्तरीय चुनाव है, तो ऐसे में अगर हम प्रखंडों की कुल संख्या बात करें तो पहले तो 24 जिले हैं झारखंड में, उसके हिसाब से प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 4345 है और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 53,489। ग्राम पंचायत के मुखिया के पद वही है 4,345। पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 5,341 है, जबकि जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 536 है। अब अगर हम कुल मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता 1,96,16,504 हैं, लगभग 2 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। ये अपने आप में इसलिए बड़ा एक्सरसाइज लगता है, 2 करोड़ लोगों का पार्टिसिपेशन है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए आखिरी जो चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची जारी किया है इस 31 जनवरी के बाद, उसके हिसाब से ये आंकड़े आए हैं और इसलिए मतदाताओं की संख्या इसमें ज्यादा है। पिछले बार की अगर संख्या देखें तो उससे इसमें अब ज्यादा है। पुरुष की संख्या 1,70,721 है, वहीं महिला की संख्या 95,45,702 है और अन्य जो है वो 81 है। तो ऐसे लगभग 2 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो समझ सकते हैं एक बड़ी आबादी इस चुनाव में शामिल होंगे। गांव की सरकार, जो शुरुआत की सरकार है, वो चुनेंगे। प्राथमिक तौर पर भी इसको कह सकते हैं कि गांव से ही विकास की शुरुआत होती है और शहर तक पहुंचती है। तो जी, और जी ये जो आभास होता है ना कि लोकतंत्र आपके दरवाजे तक पहुंचता है, ये आप ग्राम सभा के इन चुनाव में उसको महसूस कर सकते हैं। इस पर और भी कोई खास जानकारी आप शेयर करना चाहेंगे? एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मतदाताओं के लिए जो पहचान पत्र है वो 12 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर कोई अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचते हैं तो 12 तरह के चीज़ों के साथ वो पहुंच सकते हैं। कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, जो इपिक होता है, वो निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो युक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट अगर आपके पास है उसको लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं। राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त जो सेवा पहचान पत्र है उसके माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक डाकघर का फोटो युक्त पासबुक अगर है आपके पास,
आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड अगर है आपके पास, आधार कार्ड आपके पास है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर अगर आपके पास है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड आपके पास अगर है, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड अगर के पास आपके पास है, और फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, इसके लिए आयोग द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपके पास है तो आप अगर मतदाता हैं और मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं तो आपको मताधिकार के प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी थी आपके लिए। पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां बढ़ेंगी, नॉमिनेशंस फाइल होने शुरू हो गए हैं जी, नॉमिनेशन पहले चरण के लिए शुरू हो गए हैं। सरगर्मियां गांव में बढ़ चुकी हैं। आप हर दिन की खबर यहां देख सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि सियासी गांव में जो गांव की सियासत है उस पर चर्चा करें। बहुत धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन विकास के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।